नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह। हम लोग एक दूसरे से परिचित तो है ही ऑनलाइन माध्यम से, इसलिए किसी परिचय के मोहताज हम लोग नहीं है। ठीक है। दूसरी बात कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कह के गया था कि मैं फिर मिलूंगा जल्दी ही, फिर आया हूँ आपके बीच में, खासकर उनके लिए जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं और पीजी के स्टूडेंट्स हैं, सोशियोलॉजी के, और यूजी में भी जो खासकर जो थर्ड ईयर वाले हैं उनके लिए, कि उनका एक पोर्शन होता है स्टैटिस्टिक्स का, यानी सांख्यिकी का। उस सांख्यिकी में एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं हम लोग मीडियन मोड, पढ़ना पड़ता है। आमतौर पे मैं इसलिए आया हूँ आपसे मिलने इस मुद्दे को लेके कि आमतौर पे मेरा मानना है, जो मेरा अनुभव रहा इस इतने दिनों के अध्यापन कार्यों से, कि थोड़ा सोशियोलॉजी वालों का मैथमेटिकल पोर्शन थोड़ा सा कमजोर रहता है कंपैरेटिवली। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है इसमें, लेकिन हम लोग चूंकि इग्नोर किए रहते हैं शुरू से, थ्योरेटिकल पोर्शन पे ज्यादा फोकस करते हैं, थोड़ा हमारा वीक हो जाता है। ये बात फैक्ट है। ठीक है, इसमें कोई हमें अन्यथा लेने की बात नहीं है। तो पिछली बार जैसे मैंने आपसे चर्चा किया था जो मीडियन मोड में, इसमें दो बड़ा महत्वपूर्ण है, मीडियन और मोड। मोड की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में आपसे किया था। जो लोग उससे जुड़े होंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई कंफ्यूजन होगा अगर उनको, तो वो दूर हो गया होगा। और फिर भी देखने के बाद फिर भी कंफ्यूजन बना अगर होगा तो उसको एक दो बार देखेंगे, बार बार देखेंगे तो वो दूर हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है। तो आज मैं उसी मैथमेटिकल पोर्शन जो मीडियन वाला पोर्शन है उसको लेके आया हूँ आपके बीच में, उसके संबंध में कुछ बात करूंगा आपसे, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए और फिर आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाए या पेपर मिले तो बिना किसी दबाव में आके आपको पूरा नंबर मिले, पूरा हल करें, पूरा नंबर मिले। क्योंकि थ्योरी और मैथमेटिकल पोर्शन में, थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल पोर्शन में, जो मैथमेटिकल पोर्शन होता है उसमें नंबर कंपैरेटिवली उससे ज्यादा मिलते हैं अगर सही है तो। ठीक है। आइए बात करते हैं। दरअसल मीडियन जो बाधिका, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। दरअसल बाधिका का मतलब क्या होता है? बाधिका का मतलब ही होता है कि किसी भी नंबर के श्रेणी सीरीज में, यानी किसी भी संख्या के श्रेणी में वो संख्या जो उस पूरे श्रेणी को दो बराबर बराबर भागों में बांटती हो, नंबर वन, और नंबर टू की जो बांटने वाली संख्या है उससे पूर्व की संख्या कम होगी और बाद की संख्या ज्यादा होती, ऐसी संख्या ही बाधिका कहलाती है। जैसे आप इसको ऐसे मान सकते हैं, मान लीजिए एक मिनट के लिए अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के नंबर ले, 7 तक नहीं मान लीजिए एक मिनट के लिए, तो इस 7 में जो 4 नंबर है, फोर्थ नंबर, यानी फोर्थ से पहले 3 है, 1 2 3, फिर बीच में फोर्थ है, फिर बाद में 5 6 7 है, तो जो 3 है वो 4 से कम है, और 4 के बाद जो 5 6 7 है दूसरा पोर्शन, वो 4 से ज्यादा है। तो ऐसे ही संख्या को बाधिका संख्या कहते हैं या मीडियन कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है। आइए साहब हम लोग बात करें मीडियन के बारे में, इसको इधर से देखने का प्रयास करें क्या है मामला। देखिए, दरअसल मीडियन से संबंधित जो आपके स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है उसमें जो टॉपिक्स है उसमें से आमतौर पे 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है। वो उसको आप देखिए। वो प्रश्न आते, पहला जैसे कहते हैं जिसको इंडिविजुअल सीरीज, यानी हिंदी में व्यक्तिगत श्रेणी करके आता है। अगर छोटा सा प्रश्न होगा 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर का, थोड़ा सा बड़ा उससे दूसरे टाइप का प्रश्न आता है जिसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, यानी खंडित, या कहीं कि किसी किताब में विच्छिन्न भी रहे तो आप परेशान मत रहिएगा। एक चीज आपसे जरूर आग्रह है मेरा कि इंग्लिश वर्जन जो होते हैं हिंदी वर्जन के, वो जरूर आपके दिमाग में रहे, क्योंकि हिंदी के पर्यायवाची में कई शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अंग्रेजी वाली जो टर्म्स है वो वही रहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारा अनुभव रहा कि एक पर्टिकुलर चीज याद रखे और एक पर्टिकुलर शब्द हिंदी के, और दूसरा अगर उसका पर्यायवाची वाला आ गया वो परेशान हो जाते हैं। तो मेरा आपको सलाह रहेगा कि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी जो है वो उसको जरूर ध्यान में रखें, नंबर 1। दूसरा चीज है डिस्क्रीट सीरीज,
ये या तो इस तरह के प्रश्न रहते हैं। और तीसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं सतत या अखंडित श्रेणी। ठीक है, ये 3 टाइप के आपके प्रश्न रहेंगे मीडियन से संबंधित। उसमें से 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर तक रहेंगे। और 20 नंबर का अगर आपने सही कर दिया, ये बड़ा बड़ा जो है प्रश्न, तो खासकर कंटिन्यूअस सीरीज वगैरह वाला, तो आपको 20 में से 18 नंबर तो मिलना ही मिलना है। तो इसलिए मेरा फोकस है कि आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाए। बार बार देख करेंगे आप, प्रैक्टिस तो हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब जरा देखा हम लोग, जैसे प्रश्न रहता है इंडिविजुअल श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी। ये प्रश्न में लिखा रहता है कि व्यक्तिगत श्रेणी या खंडित श्रेणी या सतत या श्रेणी, इस तरह के प्रश्न में रहेंगे। आपको उसका इंग्लिश हिंदी टर्मिनोलॉजी आपका बड़ा क्लियर रहना चाहिए। अगर आपके प्रश्न रहते हैं इंडिविजुअल सीरीज के, तो आमतौर पे इसमें भी 2 प्रकार के प्रश्न रहेंगे। एक होता है जो श्रेणी है प्रश्नों की, वो ऑड नंबर में रहेगा, ऑड मतलब विषम संख्या, और दूसरा सम संख्या यानी इवन नंबर, यानी बराबर संख्या। बराबर सम का मतलब ही होता है बराबर, जो 2 संख्या से बराबर बराबर भागों में कट जाए। अगर आपको ये ध्यान रखना है कि वो पहले आपको इस तरह का प्रश्न रहे, अगर इंडिविजुअल सीरीज का आता है तो आप इस नंबर को आप काउंट कर ले। ये नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, कि नंबरिंग है केवल, ये इसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। आप इस नंबर को काउंट कर ले, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 संख्या है। ठीक है, अब इसको आप करेंगे क्या, आपको दूसरा इस तरह के प्रश्न है, आप उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में उसको व्यवस्थित कर लेंगे। जैसे 2 3 4, बीच में फिर ये 8 आ गया, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 7 बाद में। आप इसको सीरियल कर ले, तो सीरियल क्या करेंगे, जैसे 2 पहले, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 10, इस तरह से आप इसको सीरियल कर लो। इतनी बात कर। और उसके बाद अगला कदम आपका ये होगा कि ये हमने लिख रखा है, ये माध्यिका आपको निकालना है। तो इस तरह की जो व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका निकालने के तरीके हैं, जो फार्मूला है, वो फार्मूला होता है m = n+1 यानी बटे 2। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, m का मतलब क्या होता है, m का मतलब माध्यिका, n का मतलब ये पदों की संख्या। ये जितनी संख्या है, इसमें तो 7 ही है, हो सकता है 9 रहे, हो सकता है 13 रहे, हो सकता है 15 रहे, हो सकता है 3 ही रहे, कुछ भी रह सकता है इस तरह से, यानी जो भी पदों की संख्या रहेगी। तो इसमें जैसे मॉडल के रूप में हमने मान लिया है कि 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। अब पदों की संख्या यही कहलाती है, n वैल्यू वही हुआ जितनी संख्या रहेगी। अब इसका फॉर्मूला m = n+1/2। तो m = n किया, ये पदों की संख्या यानी 7 संख्या, यहाँ से यहाँ तक 7 + 1 यानी 1/2, यानी 7 + 1/2 को 8/2 हो जाएगा। और इसको हम काट देंगे तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपको गौर करना चाहिए कि जल्दीबाजी में, चूंकि एग्जामिनेशन हॉल में बड़ा हार्टबीट हमारे लोगों का बड़ा तेज रहता है, तो ये जो यहीं पे हम आंसर मान लेते हैं, ये भूल मत कीजिएगा। जो ये 4 फोर्थ नंबर है, फोर्थ मैंने लिख भी रखा है इसलिए कि आपको कंफ्यूजन दूर रहो। आपको ये आंसर, आपका आंसर ये नहीं है 4, आपको ये देखना है कि इसको जो हमने व्यवस्थित किया था संख्या को, उसमें से चौथा नंबर क्या है। अब देखिए इसमें 4 है ना, जो तो 1 2 3 4, चौथा नंबर 6 है। तो आपका आंसर ये 6 होगा, ना कि ये 4। यहाँ पे 4 आया, हो सकता है कि 5 आए, अभी ये 5 आता तो 7 हो जाता, 3 आता तो ये 4 हो जाता। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए कि चूंकि इसमें चौथा फोर्थ नंबर ये आया कटने के बाद, तो इस चौथे में हम देखेंगे कि क्या संख्या है, 1 2 3 और चौथा में 6 है। तो हमारे लिए आंसर इसका 6 होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आप गौर कीजिएगा। नंबर 1, ये तो हुई विषम संख्या, ऑड नंबर की। ये भी हो सकता है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जो प्रश्नों की जो संख्याओं की सीरीज है वो इवन नंबर में हो, सम संख्या में हो, यानी 2 से जो पूरी कट जाए। जैसे अब देखिए इसमें एक दूसरा से आप देखिए सम संख्या वाली यानी इवन नंबर वाली, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 से कट सकता है।
8 रहे, 10 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 12 रहे, 14 रहे, 18 रहे, 16 रहे, ये सारे के सारे 2 से पूरे के पूरे कट जाएगी। तो ऐसी संख्या तो एवन नंबर का आती है। तो इसको निकालने के लिए फिर दूसरा ये फार्मूला क्या है, इसलिए हम क्या करेंगे, अगर सब संख्या रहता है व्यक्तिगत श्रेणी में प्रश्न और उससे हमको मीडियन निकालने कहा जा रहा है, तो क्या होगा, फार्मूला वही रहेगा, m = n+1/2। अब ये 8 संख्या है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 + 1/2 यानी 8 + 1 9/2, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा। कोई भी संख्या का पॉइंट वही आएगा जब हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो खैर क्योंकि सब संख्या केवल सब संख्या नहीं होता ना हमारे, इसमें उसमें एक और जोड़ा रहता है ना, जैसे यहाँ पे 8 है तो 9, 1 प्लस जोड़ देंगे 9, अगर 6 होगा तो 1 + 7 हो जाएगा, 9 केवल अगर 10 रहेगा तो 10 + 1 यानी 11 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस तरह की जो सब संख्या हमारे प्रश्न होते हैं उसको जो भी नंबर आता है उसमें 1 जोड़ देते हैं तो इतना हो जाता है, और जो भी उसको फिर डिवाइड हम करेंगे तो पॉइंट में ही आता है। तो यहाँ भी 9 हो गया, 8 तो सब संख्या और +1 चूंकि हमको फार्मूला में करना ही करना बटे 2 यानी 4.5। ठीक है। अब ये साहब यहाँ पे देखिए, अब 4.5 क्या हो जाएगा, ये कौन सी संख्या कैसे होगा, अगर ये तो अगर आपको इस तरह के सब संख्या में 4.5 जो भी पॉइंट आए तो पॉइंट से पहले वाली संख्या और पॉइंट से बाद वाली संख्या, इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे। जैसे देखिए इसमें 4.5 है तो 4 है + 5 है पॉइंट के दोनों तरफ, तो इसमें हम संख्या में देखेंगे कि चौथा संख्या नंबर क्या है, तो इसमें चौथा संख्या 1 2 3 4, चौथा संख्या 10 है और पॉइंट के बाद 5 है तो पांचवी संख्या 12 है, इसलिए मैंने इसको स्पेशली घेर रखा है। तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि चौथी संख्या जो पॉइंट से पहले है और पांचवी संख्या जो पॉइंट के बाद है, इन दोनों को फिर जोड़ देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे 2 से। दोनों को जोड़ेंगे 10 और 12 तो ये 22 हो जाएगा, 22/2, दोनों को हम डिवाइड करेंगे काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो इसमें भले 11 ना रहे लेकिन हमारा आंसर 11 ही होगा या हुआ, ये कंडीशन होगा सब संख्या के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, आइए मैं समझता हूं कि ये बात इतनी क्लियर हो गई। दूसरे जो प्रश्न रहते हैं दूसरे टाइप के, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट श्रेणी या खंडित, हिंदी में खंडित या कहीं कहीं आपको विच्छेद भी रहेगा, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, खंडित श्रेणी या विच्छेद श्रेणी रहता है लिखा हुआ। अब इसमें रहता है क्या कि आपको इस तरह से पद रहेंगे और आवृत्ति, इसको कोई भी रहे पद रहे, हम लिख दिया है पद और ये आवृत्ति। अब इसमें देखिए प्रश्न जो रहेंगे आपके वो हमने यही तक रहेंगे, डिस्क्रीट श्रेणी में केवल यही तक रहेंगे प्रश्न, यानी पद रहेगा आपको दिया हुआ, आवृत्ति रहेगा। ठीक है, इसको मैंने ढक दिया, ये संचयी आवृत्ति को मैंने, ये प्रश्न नहीं रहते, प्रश्न केवल ये या तो पद रहता या सॉरी पद रहेगा और आवृत्ति रहेगा, यानी एक पद को हम लोग एक्स करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ के रूप में डिनोट करते हैं, लेकिन इसके बाद नहीं रहेगा। हम क्या करेंगे कि इस प्रश्न को कॉपी पे यूं ही उतार लेते और फिर एक कॉलम और बनाते जिसको हम लिखते हैं संचयी आवृत्ति के रूप में, संचयी आवृत्ति लिखते हैं। और फिर अब मैं बता रहा हूं कि संचयी आवृत्ति यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है। समझ रहे मेरी बात, यहां तक ही रहेगा प्रश्न, ये नहीं रहेगा प्रश्न में, केवल पद और आवृत्ति रहेगा। ये आपको करना, इतना हम प्रश्न, इतना प्रश्न जो लिखा अपनी कॉपी में हम उतार लेंगे, फिर एक कॉलम और बना लेंगे और फिर यहाँ संचयी आवृत्ति हम लिख देंगे। और फिर संचयी आवृत्ति निकलने का तरीका है, इस तरह निकालने का तरीका है कि जैसे ये आवृत्ति है तो आवृत्ति का को जो पहली संख्या होगी, सबसे ऊपर वाली संख्या पहली संख्या, वो आवृत्ति का संचयी आवृत्ति भी वही होता है, एज इट इज रह जाएगा। लेकिन उसके आगे वाली संख्या में जैसे देखिए ये आगे, तो हम संचयी आवृत्ति, पहला संचयी आवृत्ति और आवृत्ति का दूसरी आवृत्ति, इन दोनों को हम जोड़ते जाते हैं, यानी इसका 5 और ये दूसरी संख्या होगी 10, तो इस 10 को हम जोड़ देंगे तो इसकी संचयी आवृत्ति हो जाएगी 15। फिर ये 15 को आवृत्ति की तीसरी से जोड़ेंगे तो 15 हमने भी जोड़ रखा है यानी 30 हो जाएगा। फिर ये 30 को हम अगली आवृत्ति से जोड़ेंगे 20 से तो ये 50 हो जाएगा। फिर इस 50 को हम अगली आवृत्ति से 25 से जोड़ेंगे तो इसकी संचयी आवृत्ति 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है। अब
और फिर अगला हम करेंगे कि जो भी ये आवृत्ति है, यानी संख्या जो भी रहेगा ना, उसको आप मान लीजिए आवृत्ति ही के रूप में डिनोट करते हैं हम लोग। अब ये जो आवृत्ति है इसको हम सब जोड़ देते हैं, वो हमारा एन वैल्यू निकल जाता है। तो जब हम इसको जोड़ देंगे तो ये 75 हो जाएगा। 5 10 5 + 10 + 15 + 20 + 25। अगर हम इस सारी संख्या को जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा, जो कि हमारे लिए एन वैल्यू का काम करेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज से मीडियन निकालने का, यानी खंडित या विच्छिन्न सीरीज से मीडियन माध्यिका निकालने का, उसका फॉर्मूला होता ये m = n + 1/2। अब ये n क्या हो, m मतलब माध्यिका निकालने के m को हम उससे डिनोट करते हैं, और n यही जो आवृत्ति की टोटल संख्या है वो हमारे लिए n वैल्यू हो जाएगा। तो इसी 75 जो यहाँ पे आया 75, यही हमारे लिए 75 हो गया, + 1/2, यानी 75 1 76 हो जाएगा, 76/2, यानी फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए वो 38 होगा, या हुआ। ठीक है, अब ये 38 जो है, अब यहाँ पे आप टेक्निकली समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यही 38 आपका आंसर नहीं हो जाता। अब हम ये करेंगे कि ये जो 38 आया, जो भी नंबर आएगा, चूंकि यहाँ 38 आया, तो हम इस संचयी आवृत्ति में देखेंगे कि 38 जो भी यहाँ पे नंबर आएगा, इससे नियरेस्ट बड़ी संख्या, मेरी बात समझ रहे हैं ना, जो भी नंबर आएगा उससे सबसे नजदीकी बड़ी संख्या। चूंकि इसमें देखिए 38 से 5 10 कम है, 5 कम है, 15 कम है, 30 कम है, और ये 50 और 75 दोनों बड़े हैं, लेकिन 38 से नियरेस्ट नजदीकी बड़ी संख्या ये 50 हुआ। तो हमारे लिए ये जो 38 है, हमारे लिए 50 महत्वपूर्ण है, संचयी आवृत्ति। और संचयी आवृत्ति का जो पद संख्या होगा, हम यहाँ से यहाँ गौर करें, मैंने इसको घेर रखा है आपको समझने के लिए। ये जो पद संख्या होगा, यही डिस्क्रीट सीरीज में माध्यिका वैल्यू होगा, माध्यिका संख्या। इसलिए हमने यहाँ रखा, ये 38 का संचयी आवृत्ति नियरेस्ट वाली संख्या 50 है। 50 के सामने वाली जो पद संख्या है 16, पद संख्या, आवृत्ति मंजूर पे ध्यान दीजिएगा, पद संख्या जो 16 है वही हमारे लिए m = 16 यानी 16 हमारे लिए आंसर होगा, यह उत्तर कहलाएगा डिस्क्रीट सीरीज से, अगर आपको मीडियन निकालने के लिए आता है तो। ठीक है, अब ये नंबर अलग अलग हुआ तो वो हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अपने घर में यूं ही प्रैक्टिस कीजिए, आप कुछ भी अपने मन से नंबर लिख के। ठीक है, तो ये एक मॉडल आपके सामने रहेगा, हमने रखने का प्रयास किया। ठीक, इतनी बात मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों, ये जो तीसरे प्रकार के जो प्रश्न हमने कहे आपसे, वो जो तीसरे टाइप का प्रश्न होता है इस मीडियन में, माध्यिका के परिप्रेक्ष्य में, वो कहा जाता है कंटिन्यूअस सीरीज, या उसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सतत या अखंडित श्रेणी। ठीक है, अब ये लंबे प्रश्न आते हैं, 20 नंबर के रहेंगे जरूर, और 15 नंबर के भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं। एक को कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर में प्रश्न, या दूसरे डिसेंडिंग ऑर्डर में, मैंने या तो संख्या जो वर्गांतर होंगे, ये वर्गांतर वाला क्लास इंटरवल वाला प्रश्न होता है। जैसे क्लास इंटरवल रहे, कंटिन्यूअस सीरीज रहे, आप समझिए ये इसमें दो चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा चाहिए। एक, क्या वो जो वर्गांतर है वो किस क्रम में है, आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये आपको आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। हम फिर उसी तरह से, जैसे मैंने डिस्कशन में आपसे कहा कि संचयी आवृत्ति प्रश्न में रहता नहीं, वो आपको निकालना पड़ता। यहाँ भी हम, इसलिए मैं ढक दे रहा हूँ 1 मिनट के लिए कि इस तरह के प्रश्न रहेंगे नहीं, मैंने कर दिया है लेकिन रहेंगे नहीं। जैसे देखिए, प्रश्न आपकी यही तक रहेंगे, जैसे मजदूरी रहे, कुछ भी रहे, कोई भी संख्या रहे, व्यक्तियों की, मान लीजिए इतने मजदूरी पाते हैं, इतने मजदूर हैं, तो इस तरह से रहेंगे। जो भी प्रश्न है आप वो समझ आइए। लेकिन इस तरह के, मान लीजिए मजदूरी की बात अगर हम करें तो इतने मजदूरी इतने से इतने पाए और ये व्यक्तियों की संख्या है, इतने ही प्रश्न रहेंगे, समझ रहे। अब आपको ये इतने रहेंगे, हम करेंगे क्या कि इस प्रश्न को अपने कॉपी पे उतार लेंगे एज इट इज, और उसके बाद
फिर एक अलग और कॉलम बनाएंगे आगे, और वो होगा संचयी आवृत्ति की। ठीक है, इसलिए मैंने ढक रखा कि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि ऐसा भी प्रश्न है। ये संचयी आवृत्ति का पोर्शन नहीं रहेगा, नहीं रहता, केवल इतने रहते। अब ये ध्यान आपने दे दिया कि ये आरोही क्रम वाला प्रश्न है। आरोही का मतलब जो बढ़ते हुए क्रम वाले को ही बोलते हैं। अब इसमें जो किसका बढ़ता हुआ, जो क्लास इंटरवल का नंबर। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे, अब ये इसमें क्लास इंटरवल बढ़ते जा रहा है ग्रेजुअली, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, यानी बढ़ते हुए क्रम है। ऐसे प्रश्न को हम, ऐसे संख्या को हम असेंडिंग ऑर्डर में वाले को मानते, या हिंदी में आरोही क्रम वाले नंबर मानते। अब ये रहेंगे फिर वही चीज, जैसे इसमें संचयी आवृत्ति निकाले थे वही तरीका यहाँ भी होता। अब पहला चूंकि ये 10 है, तो 10 तो पहली संख्या वही 10 की एज इट इज रह जाएगी। ठीक है, दूसरी संख्या 20 है, तो इस पहली की संचयी आवृत्ति और दूसरी की आवृत्ति, यही हमारी आवृत्ति कहलाती है। एफ हमने लिख रखा है, ये हमारी जो संख्या होगी वो आवृत्ति कहलाती। तो पहली की संचयी आवृत्ति दूसरी की आवृत्ति को जोड़ देंगे तो अगला संचयी आवृत्ति हो जाएगा 30। फिर ग्रेजुअली हम आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरह से। 30 को फिर 30 से जोड़ा तो ये 60, 60 को इस 40 से जोड़ा तो 100, 100 को इस 50 से जोड़ा तो 150 यानी 150। जैसे इसमें आवृत्ति कहा, इसी में भी आवृत्ति ये कहलाती है। इस आवृत्ति को जोड़ देंगे। अब हम ये 50, 40, 30, 20, 10 को जोड़ेंगे तो हमारा एम वैल्यू निकल जाएगा, जो कि 150 कहलाएगा या 150 आएगा। ठीक है, एक ही। दूसरी बात, इसमें दो फार्मूला काम आता है। एक छोटा एम, छोटे एम से हम स्मॉल एम से लिखते हैं, स्मॉल एम इक्वल टू n/2। ये एन कहां से आया, ये एन जो है, एन का वैल्यू 150, यही 150 आया बटे 2। ठीक है, यानी ये 75 हो गया, कल हो जाएगा। अब अगला स्टेप जो होगा उसका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू L1, ये 1 है, L1 प्लस L2, ये L2 है, माइनस L1, और ब्रैकेट में मैंने यहाँ स्मॉल आई लिख रखा है। इस स्मॉल आई से कंफ्यूज मत कीजिएगा, हम L2 माइनस L1 लिखे या आई लिखे, बात बराबर है। यह L2 नहीं, L2 माइनस L1 नहीं लिख के अगर हम केवल स्मॉल आई लिखते तो वो भी सही था होता, और नहीं तो हम L2 माइनस L1 लिखे, ये भी सही है। हमने यहाँ पे इसलिए लिख रखा है कि L2 माइनस L1 के बदले हम आई स्मॉल आई भी लिख सकते, वो भी सही है। ठीक है, अपॉन एफ इंटू स्मॉल एम माइनस सी, ये फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ पे इधर आइए साहब, अब इधर पर सबका मतलब समझ जाए, क्योंकि इधर जगह नहीं था तो हमने यहाँ लिख रखा है कि m इक्वल टू माध्यिका, वही मांगा जो जा रहा है, माध्यिका मांगा ही जा रहा है, और m इक्वल टू जो m कैपिटल इक्वल टू माध्यिका, और स्मॉल m जो है वो मध्य पद कहलाता है। m स्मॉल m यहाँ पे जैसे है, ये n/2 है ना, तो मध्य पद किसका, इस जो फ्रीक्वेंसी का मध्य पद, ये n/2, यही मध्य पद n/2 कहलाता है। स्मॉल m का वैल्यू माना जाता है। L2 हमेशा L2 जो है वर्गांतर की, अगर वर्गांतर वाले प्रश्न में ही यूज होता है तो वर्गांतर की उच्च सीमा, यहाँ भी L2 इक्वल टू माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, ये जो माध्यिका वर्गांतर है इसकी उच्च सीमा। जो भी बड़ी संख्या होगी एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। L1 यानी माध्यिका वर्ग की निम्न में जो छोटी संख्या होगी उसमें आई इक्वल टू, अभी हमने कहा ना कि आई इक्वल टू L2 माइनस L1 भी लिख सकते हैं या केवल आई लिख सकते हैं, स्मॉल आई, तो बात बराबर है। इसलिए मैंने यहाँ लिख भी रखा कि फिर भी आपको कंफ्यूजन ना रहे कि या तो हम आई लिखे या हम L2 माइनस L1 लिखे, बात बराबर है। ये हमारी मर्जी है, दोनों में कुछ भी लिखे वो चलेगा, वो सही है। और जो C है इसका मतलब होता, ये जो C m माइनस C है यहाँ पे, ये जो C है इसका मतलब होता माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। समझ गए, माध्यिका वर्ग कौन सा। अब यहाँ पे देखिए साहब, अब 1 मिनट रुक जाइए आप, अब आइए यहाँ पे वो अभी मैं बता रहा हूँ। C तो माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग, माध्यिका वर्ग तो पहले पता चले, तो हमने यहाँ लिखा m स्मॉल m इक्वल टू n/2 यानी 150, ये 150 बटे 2,
यानी 75 आ जाएगा। अब दूसरा जो नेक्स्ट फॉर्मूला उसमें हम यूज करते m इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू यानी गुणे स्मॉल m माइनस सी। अब L1, अब ये 75 है ना साहब, समझ गए, ये जो 75 है, अब यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं L1 कौन सा, ये यहाँ पे फिर हम ये देखेंगे कि जो ये 75 आया। अब 75 से जैसे हमने यहाँ कहा कि नियरेस्ट बड़ी संख्या, निकटतम बड़ी संख्या संचयी आवृत्ति में जो भी होगा, चूंकि इसमें 75 आया, हमको एन वैल्यू जब हम डिवाइड किए तो इसमें संचयी आवृत्ति में क्या संख्या है, 10, 30, 60, 100, 150, समझ गए। तो 75 जो है, इससे ये सब सारी की सारी छोटी संख्या है, 10, 30, 60, 100 और 150 भी 75 से बड़ी संख्या है, लेकिन निकटतम नियरेस्ट बड़ी संख्या ये 100 हो गया, समझ गए। यहाँ पे अब हमारे लिए ये लाइन बड़ा महत्वपूर्ण होती है, 100, 40, 40, 50, ये लाइन, समझ गए। आगे भी काम आएगा, अगली भी संख्या महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी हमारे लिए ये भी। अब m इक्वल टू हो गया यही 75 और ये 75 हो गया ना, यहाँ पे जो आया n/2 करके, यहाँ पर 75 m, और ये c माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की आवृत्ति, यानी माध्यिका वर्ग हमारे लिए ये कहलाया है, जो नियरेस्ट 100 आया था संचयी आवृत्ति, उसकी आवृत्ति 40, उसकी वर्गांतर ये 40, 50। इसके पहले सी का मतलब होता है ये माध्यिका वर्गांतर कहलाया, इसके पूर्व के वर्गांतर की संचयी आवृत्ति, समझिए। इससे पहले ये है वर्गांतर और इसके बाद इसकी संचयी आवृत्ति 60 हुआ, तो यही सी मतलब होता है, सी का वैल्यू यहाँ 60 हो गया। हमने वही किया यहाँ पे, फिर इस जो वैल्यू है उसको हम पुट किए, यानी L1 मतलब ये 40 प्लस ये L2 माइनस L1, ये 50 माइनस 40 करेंगे तो यही 10 का। फिर आपके मन में ये ना रहे कि 10 कहाँ से आया, 10 इसलिए कि L2 माइनस L1, L2 50 है माइनस 40 हमने कर दिया, तो माइनस करेंगे तो ये 10 आया अपॉन 40। इसकी आवृत्ति, ये आवृत्ति F इक्वल टू 40 वैल्यू हो गया। फिर ये 75, यही m बराबर 75 यहाँ पे आ गया, और 60 माध्यिका वर्ग से पूर्व की वर्गांतर की आवृत्ति संचयी आवृत्ति ये 60 आया, 60 है तो यहाँ मैंने 60 कर दिया। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये सिंप्लीफाई करते गए, 75 में मैंने 60 किया तो 15 हो गया, 10/40 है 40, थोड़ा यहाँ पे आइए, फिर यहाँ पे 40 प्लस, अब हमने ये 15, 10 को इतना काट कूट के झंझट से दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 150 हो गया, 150/40, यानी फिर सिंप्लीफाई करें 40 ये 40 प्लस 150 में हम 40 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 150 को 40 से, तो आएगा हमारा 3.75। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 43.75। यही हमारा आंसर हुआ। अगर प्रश्न आरोही क्रम में है तो ये इन फार्मूला को, ये प्लस वाला इन फार्मूला को यूज करेंगे, से आरोही क्रम बनाए। ये दूसरा ये भी होता है, अवरोही क्रम में भी प्रश्न से आप गौर कीजिएगा कि उसके जो वर्गांतर है वो घटते क्रम में है कि बढ़ते क्रम में। अगर वो बढ़ते हुए क्रम में रहेगा तब तो ये एज इट इज अभी रहेगा, जैसा मैंने आपसे चर्चा किया। और अगर वो घटते हुए क्रम में रहे, जैसे कि यहाँ पे संचयी आवृत्ति तो रहता नहीं प्रश्न में, ये तो आपको मैं ढक दे रहा हूँ, केवल ये मजदूरी और केवल यही आवृत्ति वाली रहती रही संख्या, इतनी मजदूरी पा रहे इतनी संख्या है, संचयी आवृत्ति कर इतना प्रश्न हम कॉपी पे उतार लेते और फिर एक कॉलम और बनाते जिसको कहते हैं संचयी आवृत्ति, लिख देते वहां पे इस तरह संचयी आवृत्ति। अब ये सवाल घटते अवरोही क्रम को मतलब, जैसे कि ये जो आप देखिएगा वर्गांतर को गौर से देखिए, ये 50 से 60, 50, 40, 30, 20, 10, ये घटते हुए क्रम में, 60, 50, 40, 30, 20 घटते हुए क्रम में, समझिए। इसी से का जस्ट रिवर्स मान लीजिए आप। लेकिन जो भी अगर ये ना रहे, केवल ये रहे इस तरह से, तो आपके मन में कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ भी व्यक्तियों की संख्या जो आवृत्ति है वो भी घटते हुए क्रम में, 50, 40, 30, 20, 10, ये, तो इसको बोलते हैं अवरोही क्रम में। अगर और फिर यहाँ भी उसकी संचयी आवृत्ति निकालेंगे, जैसा कि यहाँ पे निकाला, वही फार्मूला, वही टेक्निक यहाँ भी हम यूज करते। ये 50 का 50, 50, 40, 90, 90, 30, 120, 120 प्लस 20, 140, 140 प्लस 10, 150, इसको फिर जोड़ देंगे
n अपॉन इक्वल टू 150 हो जाएगा। और यही m जैसा यहाँ पे था m वैल्यू वही बात निकाली n अपॉन 2 150/2 यानी 75 होगा। गौर करने वाली बात इसमें क्या है कि अगर प्रश्न आपके अवरोही क्रम में रहे, घटते हुए क्रम में रहे, तो उसका फॉर्मूला आरोही क्रम में रहेगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा m इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू m माइनस c, ये फॉर्मूला होगा। लेकिन अगर आरोही क्रम में रहेगा, बढ़ते हुए क्रम में रहे, लेकिन अगर अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में अगर कंटिन्यूअस सीरीज का प्रश्न रहेगा तो उसका फॉर्मूला जो दूसरा हो जाएगा m इक्वल टू L2 ध्यान दीजिएगा, L2 माइनस I लिखिए या L2 माइनस L1 लिखिए, बात बराबर है, I अपॉन F माइनस इंटू m स्मॉल m माइनस c। ये माइनस प्लस का मामला है और यहाँ L1 था तो यहाँ L2 हो गया, यही फर्क है, ये ध्यान रखिएगा। अगर अवरोही क्रम में रहे, मैं फिर आपको क्लियर कर दूं, अगर प्रश्न आपके अवरोही क्रम में रहे तो उसके फॉर्मूला हो जाएंगे m इक्वल टू L2 माइनस I, मैंने लिख रखा है I लिखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा या तो I लिखिए या L2 माइनस L1 लिखिए, बात बराबर है। तो I लिख रखा है इसमें, I अपॉन F इंटू m माइनस c, वही वैल्यू सब बैठाते जाएंगे। L2 हो गया, अब ये 75 हो गया, फिर इसमें वही नियरेस्ट संख्या जो बड़ी संख्या है, 75 से नियरेस्ट संख्या इसमें 90 और भी बड़ी संख्या है, लेकिन नियरेस्ट एक 50 जो इससे कम है 75 से, और n जो है नियरेस्ट निकटतम बड़ी संख्या है n, तो इसी का काम का इसी वाला लाइन हमारी लिखा आ जाएगा। L2 यानी 90 का L2 यानी 40 50 है तो 50 L2 हो गया, L2 हमने लिख दिया। L1 यानी 50 माइनस 40, L2 माइनस L1 होता है, या I लिखे तो 50 माइनस 40, 50 L2 40 L1, इन दोनों माइनस कर देंगे तो यही 10 हो गया। इसकी सामने वाली आवृत्ति 40, यही F वैल्यू यहाँ 40 हो गया। यहाँ m इक्वल टू यानी स्मॉल m इक्वल टू ये 75 वैल्यू हो गया। C वर्गांतर के पूर्व के वर्गांतर की संचयी आवृत्ति, तो ये माध्यिका वर्गांतर है, इसके पूर्व का वर्गांतर ये है, इसकी संचयी आवृत्ति ये 50 हो गया, वही C वैल्यू यहाँ 50 हो गया। फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से, तो करने के बाद फिर आंसर हो जाएगा 43.75, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो मैं समझता हूं कि मीडियन वाला पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि जो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया आपको ये मीडियन वाला पोर्शन समझाने के लिए, ये मैं समझता हूं कि अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहे तो मैं हूं, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले बार फिर मैं आपसे आग्रह तो रहेगा ही कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और एक सब्सक्राइब तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी मुद्दे को लेके जो आपके काम का हो। तो आज के लिए थैंक यू।